Hello student, welcome to another lecture for GATE। हम लोग इसमें लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा था टाइम वेरिंग फील्ड्स और मैक्सवेल्स के इक्वेशंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, और इससे कैसे हमारा मैक्सवेल इक्वेशन निकल गया है, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब +2 में पढ़ चुके हैं, एमटी कोर्स में पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले कि फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कॉइल लिया था। उस कॉइल में उन्होंने एक बार मैग्नेट को पास कराया था और फिर उन्होंने देखा था क्या कि इसमें एक करंट इंड्यूस होता है, राइट। एक करंट इंड्यूस होता है इस कॉइल में, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद माइकल फैराडे ने ये कहा था कि थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि हम किसी कॉइल के साथ यदि पास कराते हैं तो हमारा क्या होता है, उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, राइट। और उस करंट के कारण हमारा एक फोर्स इंड्यूस होता है, राइट। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, VEM, राइट। तो बेसिकली क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो पहले लॉ लिख देते हैं। फैराडेज लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है क्या कहता है कि EMF इंड्यूस्ड, जो EMF इंड्यूस्ड होगा इन ए कंडक्टर is equal to the rate of change of flux linkage, right। फ्लक्स क्या होता है, राइट। फ्लक्स क्या होता है तो समझिए इसको ध्यान से। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ये सब समझिए पहले। तो मान लीजिए कोई एक एरिया है, राइट, कोई एक एरिया है, सब कुछ एरिया है, मान लीजिए ए है इसका एरिया, ठीक। अब इस एरिया से कोई फील्ड लाइंस पास कर रहा है, राइट, कोई सा भी फील्ड लाइंस, मान लीजिए यदि ई फील्ड है या एच फील्ड है, राइट, तो कोई फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो जो ये लाइंस है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, राइट। यदि ये ई लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस होगा तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यदि मैग्नेटिक फील्ड का यदि ये लाइंस होगा तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो कि पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करते हैं वो हमारा कहलाता है क्या, फ्लक्स, राइट। और फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, यदि आप उस टोटल नंबर ऑफ लाइंस को यदि आप डिवाइड कर दे उसके एरिया से, राइट, तो हमारा हो जाता है फ्लक्स डेंसिटी। तो लाइन दो तरह का हमारा हो सकता है, कौन सा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है, दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है, राइट। इसके खातिर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, राइट। तो फैराडेज का कहना क्या था कि जब भी कोई एक कॉइल है जो कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, उसको उसमें यदि आप एक फ्लक्स पास कराएंगे जो टाइम के साथ चेंज करेगा, राइट, तो उसके खातिर एक वोल्टेज या फिर बोलिए कि एक फोर्स इंड्यूस्ड होगा, एक फोर्स आएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके खातिर एक EMF क्रिएट होगा, राइट। और उस कॉइल में एक करंट दौड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज, तो जो वोल्टेज हमारा V इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स। तो मान लेते हैं हमारा फ्लक्स क्या है, फाई है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी, राइट। तो ये हमारा होगा फैराडेज लॉ के अनुसार जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा हमारा, माइनस डेल फाई बाय डेल टी, वेयर फाई हमारा क्या है, फ्लक्स, राइट, फ्लक्स। तो अब इन टर्म्स ऑफ हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, राइट। तो हम जब ई फील्ड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, लाइन इंटीग्रल लेंगे। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे,
कि टोटल एरिया लेंगे, राइट। टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में जो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, टोटल नंबर ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, राइट। तो उसको टोटल एरिया यदि हमारा मान लीजिए A है, तो उससे यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, राइट। टोटल फ्लक्स आ जाएगा। उसी तरह से यदि हमारा इलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ VEMF, हमारा जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो VEM विल बी इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल। टोटल जो हमारा ये एरिया है, राइट, टोटल जो हमारा ये लेंथ है, सॉरी लेंथ है, उसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ तो आपको क्या देगा, हमारा VEMF, राइट। तो हम इसको लिखते हैं, सिंस फाई इज इक्वल टू व्हाट, B इंटू DS। DS क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया, राइट। इस टोटल एरिया के साथ जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है उसको यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज फाई, राइट। तो हम इसको VEMF को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, राइट, किसके रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो सबसे लिखते हैं माइनस B/dt, फ्लक्स के बदले हम लोग लिखते हैं B इंटू DS, राइट। उसी तरह से यदि हमको VEMF लिखना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, तो हम लोग क्या लेंगे, लाइन इंटीग्रल लेंगे, यानी कि टोटल जो हमारा लेंथ होगा इस कॉइल का उसके रिस्पेक्ट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। दैट विल इक्वल टू टोटल क्लोज सर्किट में हमारा एन लाइन इंटीग्रल लेंगे, किसका, ये हमारा क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल, ये हमारा लाइन इंटीग्रल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डेल एल। ये एल कहाँ से हम ले रहे हैं, ये टोटल लेंथ जो ऑफ द कॉइल होगा इसकी रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, पूरे लेंथ ऑफ द कॉइल। आप इसको यदि राउंड होगा तो आप इसको सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, यदि रेक्टेंगुलर होगा तो उसका पेरिफेरल बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हुआ VEMF, जो हमारा होगा इंड्यूस्ड वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वन, राइट। तो अभी हम लोग क्या किए थे, सिर्फ एक कॉइल के लिए लिए थे, जब हमारा टर्न क्या था, नंबर ऑफ टर्न क्या था, नंबर ऑफ टर्न, या सिंपल बोलिए सिर्फ एक था हमारा, राइट। यदि हम मोर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, यानी मान लीजिए n नंबर ऑफ हमारा कॉइल रहता है, इस तरह से यदि मान लीजिए हमारा n नंबर ऑफ टर्न रहता है, राइट, n नंबर ऑफ टर्न रहता है, और फिर इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स पास कराते हैं, राइट। तो जो हमारा VEMF इंड्यूस्ड होगा, तो सिंस नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गया, राइट, तो हम इसको हमारा VEMF को किस फॉर्म में लिखेंगे, VEMF को बस कुछ नहीं, बस हमको n से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस n डेल फाई बाई डेल टी, राइट, डेल फाई बाई डेल टी, राइट। अब आप बोलेंगे कि बार बार हम माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आता है हमारा एक लेंस लॉ। क्या आता है हमारा, लेंस लॉ। तो हम लोग जानते हैं लेंस लॉ क्या है, राइट, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए हमारा ये कोई कॉइल है, ठीक है, इससे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास किया, राइट। मान लीजिए हमारा नीचे से ऊपर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जा रहा है, राइट, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हमारा जा रहा है। अब माइकल फैराडे कहते हैं कि इस फील्ड लाइंस के खातिर इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होगा, राइट। अब इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अभी ये इसका डिटरमिनेट करते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये डिटरमाइन करता है हमारा लेंस लॉ। लेंस क्या कहता है कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जिसके खातिर एक करंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, जो इंड्यूस हुआ, उस करंट के खातिर फिर से एक फील्ड क्रिएट होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि यदि करंट किसी भी कंडक्टर में दौड़ेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, राइट। तो अब क्या हो जा रहा है कि एक फील्ड के खातिर यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, अब जैसे ही करंट इंड्यूस होगा तो फिर से एक फील्ड क्रिएट होगा, राइट। और अब ये जो क्रिएट फील्ड होगा उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड, राइट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो ओरिजिनल फील्ड है जो हम जिसको B से लिखे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमेशा, राइट। तो हमारा जो इंड्यूस्ड फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, राइट। तो हमारा जो मेन लाइन था, मेन फील्ड लाइन था, वो ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड लाइन होगा वो नीचे की तरफ होगा। और लेंस लॉ के अनुसार अब आपको क्या करना है कि जो फील्ड लाइन से यदि आपका नीचे इंड्यूस्ड वाला जा रहा है तो उधर आपको अंगूठा कर देना है, राइट। आप उधर अंगूठा करिए अपना राइट हैंड का, और फिर आपका देखिए कि उंगली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बाकी का जो आपको 4 फिंगर्स हैं,
थंब को आप डाल दीजिए नीचे की तरफ, राइट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स लाइंस, राइट। और उसके बाद आप अपनी उंगली को घुमाइए राइट हैंड को, तो आप जिधर आपका डायरेक्शन आएगा, राइट। तो यदि आप नीचे की तरफ है तो आपका अंगूठा मान लीजिए, हाँ ये हमारा अंगूठा है, राइट, और ये हमारा लाइन्स है, सॉरी आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, राइट। तो ये हमारा अंगूठा है और ये हमारा फील्ड लाइन्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो करंट है वो इस तरह इधर से इंड्यूस्ड हो रहा है, राइट। तो हमारा जो करंट है वो इस साइड में इंड्यूस्ड हो रहा है, राइट, टुवार्ड्स द फिंगर। अंगूठा नीचे की तरफ करिए, जिधर से आपका इंड्यूस्ड फील्ड होगा उधर आपको अंगूठा ले जाना है राइट हैंड का, और जिधर आपका फील्ड बाकी 4 फिंगर पॉइंट करेगा उधर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो इस फील्ड में हम यदि ध्यान से देखेंगे तो यदि हमारा फील्ड लाइन्स दिया हुआ है ऐसे बी, राइट, जो ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किधर होगा, इस तरह से होगा, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के खातिर जो हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा उसके खातिर एक और फील्ड इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, राइट। और इस मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोज करेगा जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द लेंस लॉ, राइट। नेक्स्ट आप आइए इसको ध्यान से समझिए। फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स में अब 3 कंडीशन है। हमने क्या किया था कि कॉइल लिया था, राइट, और एक हमारा मैग्नेट था, राइट। उस मैग्नेट से यदि हमने पास कराया था कॉइल से तो हमारा एक करंट इंड्यूस्ड हुआ था इस कॉइल में, राइट। अब 3 केस हो सकता है, या फर्स्ट कि या तो इस आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करिए, राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि आप कॉइल को चेंज करिए, कॉइल के एरिया को चेंज करते रहिए। तीसरा क्या हो सकता है, दोनों को चेंज करिए। इस 3 तरीके से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं इस कॉइल में, राइट। तो हमारा कौन सा 3 तरीका है, तो फर्स्ट तरीका ये है, पहला स्टेशनरी लूप, ठीक है, लूप को स्टेशनरी रखेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी फील्ड है, उसको हम टाइम वेरिंग कर देंगे, टाइम के साथ चेंज कर देंगे, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि हम फील्ड को क्या कर दें, स्टैटिक कर दें, और जो लूप है उसके एरिया को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, राइट। इसको लिखते हैं टाइम वेरिंग लूप एरिया, राइट। एंड बी फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक बी फील्ड ले लेंगे, स्टैटिक फील्ड। तीसरा कंडीशन क्या है कि हम दोनों को मूव कर दें, लूप एरिया को भी मूव करें और स्टैटिक क्या कहते हैं बी फील्ड को भी हम टाइम वेरिंग रखें, राइट। बोथ दोनों को हम टाइम वेरिंग रखते हैं, राइट। तो टाइम वेरिंग लूप एरिया और टाइम वेरिंग बी फील्ड, राइट, ठीक है। तो जब हमारा लूप स्टेशनरी होगा और मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा तब जो हमारा बी ईएमएफ होगा, जनरेट होगा, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, राइट, ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ उसको हम लोग बोलते हैं, राइट। दूसरे कंडीशन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जब टाइम वेरिंग लूप एरिया होगा और हमारा फील्ड जो होगा वो स्टैटिक होगा, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ, राइट। और तीसरा क्या है, इस दोनों को साथ, राइट, दोनों को यदि आप ऐड कर देंगे एक साथ तो ये हमारा तीसरा है, राइट, बोथ ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ प्लस मोशनल ईएमएफ, राइट। तो समझ में आए कि लेंस लॉ क्या होता है, और हमारा माइकल फैराडे का जो फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है, वो क्या है, राइट। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे कि जो मेन इक्वेशन है वो VMF दैट इज इक्वल टू द n नंबर ऑफ del phi by del t, राइट।
या फिर यदि सिंगल नंबर ऑफ कॉइल है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो किसके इक्वल था, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डेल एल, और इन टर्म्स ऑफ यदि मैग्नेटिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस, राइट, कितना, डोल बी बाय डोल टी, राइट, बी इंटू डी एस, राइट। तो ये डीएल ऑफ डेल टी को बाहर ले जाइए, अच्छा है इसी को, हाँ, इसको देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। डोल बाय डोल टी, पहले बी इंटू डी एस करके आप फ्लक्स फाइंड कर लीजिए, फिर उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वी ई एम एफ, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि लेंस लॉ, कि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो अपोजिट होगा किसके, जो मैग्नेटिक लाइन्स हम लोग पहले दे रहे थे कॉइल में, उसकी अपोजिट होगा, राइट। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं फटाफट, इसको ध्यान से देखिए। इसमें मान लीजिए हमारा आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लीजिए कि बी आई फील्ड लाइन्स दिया हुआ है जो इंक्रीजिंग है, राइट, और बी एफ दिया हुआ है जो हमारा क्या, सॉरी बी डी है, इसको डिलीट कर देते हैं, बी डी जो है हमारा वो है डिक्रीजिंग फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो किसी कॉइल में मान लीजिए ऑप्शन ए दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो किस में करेक्ट है, राइट, इस चार ऑप्शन में से किस में करेक्ट है, राइट। तो मान लीजिए हमारा एक कॉइल है जिसमें हमारा ये फील्ड लाइन्स है जो ऊपर की तरफ है, ये हमारा इंक्रीजिंग फील्ड लाइन्स के ऊपर की तरफ है, और करंट का डायरेक्शन इसमें दिया गया है इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, राइट। ऑप्शन बी है, कॉइल है और ये हमारा है नीचे की तरफ हमारा इंक्रीजिंग फील्ड है, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन दिया गया है वो दिया गया है क्लॉकवाइज। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है कॉइल, और जो हमारा फील्ड लाइन्स है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग है, और जो करंट इंड्यूस हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हुआ है। और ऑप्शन फोर्थ हमारा है, यानी कि ऑप्शन डी, जिसमें हमारा एक कॉइल है और जो हमारा फील्ड लाइन्स है वो डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, राइट, और जो करंट इंड्यूस्ड है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि अब इस चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है लेंस लॉ का, राइट। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो करेक्ट है या नहीं, राइट। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आप ऊपर जो जो जाएंगे तो आपका जो फील्ड लाइन्स है वो इंक्रीज होते जाएगा, राइट। तो इसके मतलब क्या है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल में दैट विल बी नीचे की तरफ होगा। तो आप नीचे यदि अपना अंगूठा ले जाएंगे और अपने राइट हैंड को यदि करेंगे, टर्न करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो करंट का डायरेक्शन इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। ऑप्शन बी में आइए, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, राइट। जिसका मतलब क्या है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड फील्ड होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा, ऊपर की तरफ हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो अपना अंगूठा ऊपर की तरफ करिए राइट हैंड का, और अपना उंगली का डायरेक्शन देखिए कि किधर हो रहा है। तो आपका उंगली का डायरेक्शन किधर जा रहा है, तो आपका उंगली का डायरेक्शन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, क्लॉकवाइज दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। ऑप्शन सी में आइए, ऑप्शन सी में देखिए फील्ड लाइंस ऊपर के तरफ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि और ऊपर बढ़ेंगे तो एट सम पॉइंट इट विल बी जीरो, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहा है, राइट, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा हमेशा ऑल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड हमारा होगा वो किसकी इधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर आप अपने अंगूठा करिए राइट हैंड का, और अपने फिंगर्स को देखिए किधर मूव कर रहा है। तो आपका फिंगर देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट। और यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन दिया गया वो क्या दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई हमारा कर रहा है लेंस लॉ को, राइट। उसी तरह ऑप्शन डी में देखिए कि क्या रहा, डिक्रीजिंग फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है, राइट। डिक्रीजिंग फील्ड लाइंस जो है हमारा
वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि बहुत नीचे जाएंगे एट पॉइंट हमारा फील्ड 0 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फील्ड लाइन्स है वो इंक्रीज किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो बी है जो इंक्रीजिंग फील्ड लाइन्स हमारा ऊपर की तरफ है। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड लाइन्स होगा वो किधर होगा, हमारा इंड्यूस्ड फील्ड लाइन्स विल बी नीचे की तरफ, राइट। तो इधर हमारा इंड्यूस्ड फील्ड लाइन्स होगा, राइट। अब यदि आप इधर अंगूठा करके अपना फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमारा कैसा आएगा, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ओनली ऑप्शन सी इज satisfying, therefore option C is the correct choice, right। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, बात कर रहे थे हम लोग माइकल फैराडेज लॉ पे थे, राइट। तो फर्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे, ट्रांसफार्मर ईएमएफ के बारे में बात कर रहे थे, राइट। ट्रांसफार्मर ईएमएफ के बारे, यानी कि स्टेशनरी लूप इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर ईएमएफ यहाँ पे हमारा इंड्यूस्ड होगा, राइट। ट्रांसफार्मर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट। तो ये सेम है, तो बी ईएमएफ विल बी हाउ मच, बी ईएमएफ विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एल, राइट। और हमारा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो माइनस डोल बाय डोल टी टू मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू कितना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, राइट। सो दिस इज सरफेस इंटीग्रल, सो बीएमएफ, राइट। तो यदि आप स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे, स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, स्टोक्स थ्योरम बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है, किसके बारे में बात करता है, वो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल में, राइट। लाइन इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट करता है, सरफेस इंटीग्रल में। तो स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट करता है, सरफेस इंटीग्रल। कैसे, तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वांटिटी लाइन इंटीग्रल में रहे उसका कर्ल ले लेना है, राइट। जो भी क्वांटिटी हमारा लाइन इंटीग्रल में रहेगा उसको हमको कर्ल ले लेना है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको यदि आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एस कर्ल ऑफ ई, राइट, इंटू डी एस इज इक्वल टू माइनस जो भी क्वांटिटी लाइन इंटीग्रल रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ई फील्ड इंटेंसिटी है, राइट। ये एक वेक्टर है, राइट। तो मैं भूल जा रहा हूँ वेक्टर, आप लोग समझिए कि मैं सर डाल ही दिए हैं, एक्चुअली मैं बार बार लिखने से भूल जा रहा हूँ, पर आप लोग रीड करिएगा कि हाँ इसके ऊपर वेक्टर सिंबल है, राइट। तो क्या करना है, जो भी चीज़ रहेगा लाइन इंटीग्रल में उसको बस हमको कर्ल लेके लिख देना है और सरफेस इंटीग्रल रख देना है, राइट। तो डेल एस इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी इंटू बी वेक्टर, यहाँ पे मैं फिर से वेक्टर छोड़ दूँ, राइट, ठीक। तो अब ध्यान से क्या करेंगे, ये सरफेस इंटीग्रल, इधर भी सरफेस इंटीग्रल, इधर भी सरफेस इंटीग्रल का है, तो राइट। तो आप दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे तो क्या हम पाते हैं, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डोल बाय डोल टी, राइट। तो ये हमारा, आप क्या ध्यान से देखेंगे क्या है, ये हमारा मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो क्या किए हम, सिंपली स्टोक्स थ्योरम लगाए हैं और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिए हैं। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस हमको जो लाइन इंटीग्रल में जो भी चीज जिसका हमको लाइन इंटीग्रल निकाल रहे थे उसका हमको बस कर्ल निकाल लेना है और उसको सरफेस इंटीग्रल कर देना, हो गया। बस यही हमारा स्टोक्स थ्योरम है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देना, राइट। तो ये हमारा जो फाइनल है वो हमारा क्या है, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन में आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्या आप देख रहे हैं कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डोल बी बाय डोल टी। इसका मतलब क्या है, कर्ल ऑफ ई जीरो के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। इट इज द ई फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। सिंस कर्ल ऑफ not equal to 0, so it is
नॉट कंजर्वेटिव फील्ड, राइट। ठीक है। और लेंस लॉ क्या कहता है कि हमेशा जो भी इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो विल बी अपोजिट टू द जो ओरिजिनल हमारा फील्ड लाइंस होगा, राइट। सेकेंड हमारा था कि जब हम क्या कर रहे थे, हम लूप एरिया को चेंज कर रहे थे और हमारा जो फील्ड था वो क्या था, हमारा स्टैटिक था, राइट। इसका मतलब क्या है, आप याद करिए साइकिल में अक्सर आप लोग देखे होंगे कि लाइट लगा रहता था आगे में, और जब साइकिल चलता था तभी वो लाइट जलता था। साइकिल बंद हो जाता था, साइकिल नहीं चलता था तो लाइट भी बंद हो जाता था, राइट। तो आप ध्यान से देंगे उस फिनोमिना में, तो जो चीज़ यूज होता है, जो प्रिंसिपल यूज हो रहा था वो यही प्रिंसिपल है जो अभी हम सेकेंड में हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या है कि हमारा दो मैग्नेट हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक नॉर्थ पोल है, राइट, और ये हमारा है साउथ पोल, राइट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक आर्मेचर रख दिया, राइट, या बोलिए एक सिंपल भाषा में एक कॉइल रख दिए, राइट। अब क्या करेंगे, इस कॉइल को हम लोग रोटेट करेंगे, राइट, और ये फील्ड लाइंस कहाँ से, इस तरह से हमारा फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अब सिंस ये बार मैग्नेट हम लोगों ने लिया है तो इसका मतलब क्या है, फील्ड हमेशा स्टैटिक रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या कर रहा है, अब ये घूमेगा, राइट, ये जैसे घूमेगा, ये जैसे घूमेगा तो आप देखेंगे इसका जो एरिया है वो वैरी करता रहेगा। वैरी कैसे करता रहेगा, जब एकदम ये ऐसे आ जाएगा, राइट, तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम बहुत ही मिनिमम फील्ड लाइंस इसको टच करेगा। लेकिन जब ये 90 डिग्री पर रहेगा इस तरह से, राइट, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेगा, राइट, मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि इसमें जो एरिया है वो हमारा वैरी हो रहा है, जिसको इसमें लिख देते हैं टाइम वैरी, लूप एरिया एंड in a static magnetic field, static magnetic field, right। ये इसको बीटा मत समझ लीजिएगा, ये बी है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ठीक है। तब इसमें क्या डिपेंड है, हम लोगों ने देखा था कि साइकिल कंडीशन वही था कि मैग्नेट के दो मैग्नेट के बीच में हमारा एक आर्मेचर रहता था। वो आर्मेचर साइकिल के पिछले व्हील्स के साथ रिलेटेड रहता। जैसे ही व्हील्स मूव होता था तो आर्मेचर उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होना शुरू हो जाता था, कॉइल में रोटेट होना शुरू हो जाता था, और उसके खातिर हमारा क्या होता था, लाइट VMF क्रिएट होता था। उस VMF के खातिर हमारा लाइट जो होता था, जो हैंडल के साथ लगा होता था साइकिल के साथ, वो हमारा जलने लगता था। पर जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होता जाता था वो लाइट डिम होने लगता था, और फिर एट लास्ट क्या होता था, वो लाइट जब हमारा साइकिल बंद हो जाता था या रोक देते थे पैडल करना, तो हमारा साइकिल बंद हो जाता था, और उस समय हमारा क्या हो जाता था, लाइट पूरा ऑफ हो जाता था, राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई मूवमेंट नहीं है। ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है, हमारा वेलोसिटी पे, राइट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा किस पे डिपेंड करता था, वेलोसिटी इनटू बी, राइट, ई इक्वल टू यू क्रॉस बी। यू क्या है हमारा, u इज द वेलोसिटी। इसको मैं u लिखा हूँ, आप v भी लिख सकते हैं, राइट, v भी लिख सकते हैं, e इक्वल टू v क्रॉस b, राइट। हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, यदि आप डायरेक्टली देखेंगे तो फोर्स जो क्रिएट होता है वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ v लिखिए या u लिखिए, क्रॉस b, राइट। तो यदि आप q को इस साइड ले आएंगे, फोर्स डिवाइडेड बाई q, दैट इज इक्वल टू u क्रॉस या v क्रॉस b, राइट। तो ये f डिवाइडेड बाई q क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज दैट गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। सो इट्स इक्वल टू u क्रॉस b, सॉरी अल्फा मत समझ लीजिएगा इसको, ये क्रॉस है, u क्रॉस b, ये दोनों वेक्टर है, राइट। मैंने लिखा वेक्टर है दोनों, राइट, u क्रॉस b, राइट। तो चलिए अब इसको इन टर्म्स ऑफ यदि हम लाइन इंटीग्रल रखेंगे तो क्या होगा, VMF इंड्यूस्ड हमारा VMF क्या होगा,
induced VMF will be equal to how much? Line integral EM into dl, right? That is equal to EM हमारा कितना है? U क्रॉस B है, तो U क्रॉस B into dl, right? U क्रॉस B into dl, right? In terms of यदि आप सरफेस इंटीग्रल इसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यदि आप इफ यू यूज स्टोक्स थ्योरम यदि आपको यूज करना है और इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इसका कर्ल ले लेना है, राइट? और डेल एल के बदले हमको क्या लिखना है? सरफेस इंटीग्रल में लिखना है, तो डेल एस हो जाएगा, राइट? तो इसको हम ऐसे करते हैं, ई का कर्ल ले लेते हैं, कर्ल ऑफ एम, और डेल एल का बदला क्या हो जाएगा हमारा? सरफेस इंटीग्रल का डेल एस, राइट? और इसी तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा लाइन इंटीग्रल है ऊपर वाला टर्म, राइट? तो इसको भी हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ यू क्रॉस बी इंटू, अब डेल एल क्या हो जाएगा हमारा? जब हम इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल एस, राइट? तो इधर भी हमारा डेल एस, इधर भी डेल एस, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। यदि आप दोनों को और फर्दर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम लोग एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या? कर्ल ऑफ EM is equal to कर्ल ऑफ U क्रॉस B, राइट? सो ये किसके लिए हमारा हो रहा है? दिस इज द मोशनल EMF, राइट? मोशनल EMF के लिए, राइट? मोशनल EMF के लिए, ठीक है? ये समझ में आ गया आप सभी को। थर्ड हमारा जो पॉइंट था वो क्या था हमारा? कि जब हम दोनों करते, दोनों को टाइम वेरिंग कर देते, एरिया भी चेंज करेगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, राइट? तो दोनों जब चेंज करेगा तो जो थर्ड केस हमारा था सी, दैट इज मूविंग और टाइम वेरिंग लूप एरिया as well as time varying field, राइट? इस कंडीशन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस पहले दोनों कंडीशन को हमको ऐड कर देना है, हो गया। तो VMF इज इक्वल टू, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रीवियस वन, तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। इसको आप ऐसे लिखिए, E क्रॉस DL, फील्ड तो चेंज होने वाला है नहीं, राइट? इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डोल P बाई डोल T इंटू DS, राइट? चलिए इसको ऐसे रखिए, अच्छा होता है इसको बाहर ही कर देते हैं, राइट? नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, पहले डिफरेंशिएशन करें कि पहले इंटीग्रेशन करें, राइट? तुम लोग इसको लिखते हैं पहले डेल बाई डेल टी, और ये हमारा हो गया फ्लक्स, राइट? यहाँ पे हम बार बार वेक्टर का साइन भूल जाते हैं, तो आप लोग नहीं भूलिएगा, राइट? और प्लस हमारा दूसरा क्या था? मोशनल EMF, राइट? मोशनल EMF का मतलब हमको क्या लिखना था? वेलोसिटी वाला फैक्टर हमको इंक्लूड करना है, राइट? तो लाइन इंटीग्रल U क्रॉस B का इंटीग्रल, राइट? अभी आपको मन है, आपको यदि मन है कि ये सरफेस इंटीग्रल में है, ये लाइन इंटीग्रल में, हम दोनों को सरफेस इंटीग्रल में रखें तो बहुत बढ़िया है। आप दोनों को सरफेस इंटीग्रल में रख सकते हैं, तो आपको क्या करना है? माइनस डोल बाई डोल टी डेल एस, प्लस अब इसको सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करना है? कुछ नहीं करना है, हमको स्टोक्स थ्योरम लगाना है, इसका क्या निकाल देना है? कर्ल, राइट? तो यहाँ पे एल वाला पार्ट को लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट कर देना है, किसमें? सरफेस इंटीग्रल में। तो एस कर्ल ऑफ यू क्रॉस बी, और डेल एल क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में? हम डेल एस, राइट? तो हमारा VMF, राइट? तो दो बहुत ही अच्छा हमारा क्या है थ्योरम, एक स्टोक्स थ्योरम और दूसरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट? एक सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, दूसरा हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, राइट? तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टोक्स थ्योरम यूज करके सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, राइट? ठीक है, चलिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, राइट? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर लूप है, राइट? हाँ, एक स्क्वायर लूप है, राइट? चलिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं यहाँ पे, राइट? एक स्क्वायर लूप है
ठीक है, 0 0 0 ये ऑरिजिन है हमारा, और ये हमारा है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये हमारा y, ये हमारा है कौन सा कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, राइट, z कोऑर्डिनेट है, राइट। और क्या दिया हुआ है हमको, कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है 1 मीटर, और जो एक पॉइंट है वो लोकेटेड है कहाँ पे, तो ओरिजिन पे, और वो फिगर में आप देख रहे हैं, राइट। और एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जो दिया गया है आपको कितना, B इक्वल टू 4 ZQ T स्क्वायर AZ, राइट। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी EMF कितना होगा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फटाफट हमको क्या दिया हुआ है, कोई क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं, B हमको दिया हुआ है, राइट, B इक्वल टू 4ZQ T स्क्वायर AZ, राइट। इसका यूनिट क्या है, सॉरी यूनिट नहीं दिया गया यहाँ पे, तो मिली या टेस्ला है, या लेके चलते हैं कि मिली टेस्ला नहीं है, डायरेक्ट टेस्ला में दिया हुआ है, राइट। ठीक है, चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, VEMF क्या दिया हुआ है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल निकालते E इंटू डेल एल और हमारा खटाक से आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो भी EMF इक्वल टू माइनस डोल बाय डोल टी इंटू फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, B वेक्टर इंटू डेल एस, राइट। डेल एस मतलब क्या, ये वाला एरिया के बारे में बात कर रहा है, राइट, इस एरिया के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस डोल बाय डोल टी, तो B इंटू डी एस, तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 1 तक, और फिर x सॉरी y इक्वल टू 0 से 1, और दूसरा हमारा क्या है, z इक्वल टू 0 से 1 तक, z इक्वल टू 0 से 1 तक। हमारा B वेक्टर कितना दिया हुआ है, 4ZQ T स्क्वायर, और हमारा किसके रिस्पेक्ट में, डेल y डेल z, डेल y डेल z, राइट। तो यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, that will be equal to minus डोल बाय डोल टी इंटू टी स्क्वायर, राइट। इस टर्म को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर, राइट। तो आपका VEMF कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू माइनस 2t, राइट। और आपसे क्या पूछ रहा है कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा VEMF कितना हो जाएगा, राइट। तो माइनस 2 इंटू 2 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 वोल्ट, राइट। सो माइनस 4 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हम अपना इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे एम्पियर्स लॉ पे, और फिर देखेंगे कि एम्पियर्स लॉ में क्या वीकनेस था जिसको मैक्सवेल ने हटाया, और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के रूप में हमारा मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन हमको कैसे मिला, राइट। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू वेरी मच।